नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव गुप्ता जो कि एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। लगातार हमने कई टॉपिक पर डिस्कशन किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड हार्मोन एंड प्रेगनेंसी। थायराइड से होने वाली डिजीज़ पर्टिकुलरली हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म होती है, बट प्रेगनेंसी में ऐसा स्पेशल क्या है कि उन्हें हमें डिस्कस करना है। तो इस सब को जानने के लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि थायराइड हार्मोन क्या है। यूजुअली अगर हम बात करें कि थायराइड हार्मोन क्या है, TSH, T4 एंड T3 इनकी पर्टिकुलर कॉमन चीज़ें हैं जो ज़्यादातर लोग पहचानते हैं। TSH क्या चीज़ है कि TSH एक हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्रंथि से रिलीज़ होता है और ये T4 एंड T3 रिलीज़ करवाता है थायराइड हार्मोन से, थायराइड ग्रंथि से। अब प्रेगनेंसी में क्या होता है, प्रेगनेंसी में यूजुअली TSH के लेवल कम हो जाते हैं। TSH यूजुअली 20% लोगों में काफ़ी हद तक कम हो जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, जो कि कुछ परसेंट लोगों में सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कम ही रहता है। T4 की बात करें तो T4 बढ़ जाता है। ये नॉर्मल चेंजेज ऑफ प्रेगनेंसी है। T4 बढ़ने के कई सारे कारण रहते हैं कि एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी में ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन ज़्यादा हो जाती है। बट हमें जब भी प्रेगनेंसी में थायराइड रिपोर्ट्स को एनालाइज करना है, हमें नॉर्मल क्या चेंज होते हैं ये पता होना ज़रूरी है। ये सब इसलिए पता होना ज़रूरी है कि अगर हमें नॉर्मल चेंजेस पता नहीं है प्रेगनेंसी में, तो कई बार रिपोर्ट्स जो कि प्रेगनेंसी के हिसाब से नॉर्मल है, हम उसे एबनॉर्मल समझने लगेंगे और ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, जबकि वो वहाँ पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि अगर देखें कि कई बार TSH कम हो गया है, T4 ज़्यादा हो गया है और प्रेगनेंसी में नॉर्मल फाइंडिंग होती है और कई बार ट्रीटमेंट स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे एक शॉर्टली हम आयोडीन के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आयोडीन की रिक्वायरमेंट भी प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है। आयोडीन, थायराइड हार्मोन, ये सब क्यों ज़रूरी है? ये सब ज़रूरी है बच्चे के विकास के लिए, फीटल डेवलपमेंट के लिए, न्यूरल डेवलपमेंट के लिए और IQ डेवलपमेंट के लिए। अब जो दो कॉमन डिजीज़ होती है हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म, एक एक करके हम बात करेंगे कि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म नाम की डिजीज़ है तो शुरुआत होती है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग से। अगर जिस भी फीमेल को प्रेगनेंसी से पहले थायराइड की डिजीज़ है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसमें उसके थायराइड हार्मोन की ज़रूरत पड़ रही है, यूजुअली हमें उन्हें पहले ही बता देते हैं कि अगर प्रेगनेंसी आती है तो प्रेगनेंसी में थायराइड की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। वहाँ पर हमें डोज इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। यूजुअली मोटा मोटा ज़्यादातर लोगों को 50% के आसपास डोज इंक्रीज़ होती है। वो स्लोली इंक्रीज़ करते हैं, 9 वीक से स्टार्ट करते हैं और 18 वीक तक इंक्रीज़ कर देते हैं। ये रिक्वायरमेंट इसलिए बढ़ जाती है कि फीटस में जब थायराइड हार्मोन क्रॉस करते गए, प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में जाता है, तो रिक्वायरमेंट यूजुअली 1.5 टाइम्स तक चली जाती है। अब अगर पहले से ही पेशेंट काउंसलिंग होगा तो हमें वो टाइम मिस नहीं होगा, क्रूशियल टाइम जो कि ऑर्गेनोजेनेसिस का टाइम है और IQ डेवलपमेंट का टाइम है। तो इनिशियल टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो प्री प्रेगनेंसी अगर काउंसलिंग प्रॉपर होती है तो पेशेंट डोज को स्टार्ट इंक्रीज़ कर दी जाती है और कुछ रेगुलर फॉलोअप से डोज टाइट्रेट कर दी जाती है। बट हाँ, जो लोग प्रेगनेंसी में ही डायग्नोज्ड हुए हैं, ऐसे में हम हमेशा ओवर ट्रीट करना पसंद करते हैं कि मतलब थोड़ी ज़्यादा डोज चली जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अंडर डोज नहीं रहना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको प्रेगनेंसी से पहले रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट प्रेगनेंसी एक स्पेशल सिचुएशन है जहाँ पे रिक्वायरमेंट थोड़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो थोड़ा सा भी TSH इंक्रीज़ होते ही बिल्कुल फिक्स रिकमेंडेशंस है ऐसी कि किस TSH पे देना है, किस पे नहीं देना है, वहाँ पर डोज स्टार्ट कर दी जाती है। तो जब भी प्रेगनेंसी पॉजिटिव हो, ज़्यादातर लोगों को एक बार थायराइड हार्मोन का टेस्ट जरूर कराया जाता है, या फिर जिनको पहले से थायराइड है उनको रिपीट टेस्ट करा के डोज को एडजस्ट किया जाता है। ये तो हुई हाइपोथायरॉयडिज्म की बात। हाँ, बट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म को कंट्रोल नहीं रखेंगे, जैसे कि थायराइड हार्मोन कंट्रोल नहीं रहेंगे और रिक्वायरमेंट है हम उसे दे नहीं पा रहे हैं, तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी रिस्क रहती है जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से इंक्रीज़ हो जाती है, जैसे कि मिस्ड अबॉर्शंस, मिसकैरियज, स्टिल बर्थ, IQ डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, न्यूरल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम। ये सब कुछ रिस्क है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के साथ में एसोसिएटेड है। एक सेकेंड डिजीज़ है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होती है? इसमें थायराइड हार्मोन शरीर में ज़्यादा हो जाते हैं। अब यहाँ भी हम दो तरीके से बात करेंगे कि तो पहले से डायग्नोज्ड हाइपरथायरॉयडिज्म नाम की डिजीज़ है जिसमें पेशेंट ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा है। एक दूसरी है कि जो नई डायग्नोज्ड हुई है। तो जो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा है वहाँ भी काउंसलिंग का बड़ा रोल आता है, क्योंकि जिन लोगों की हाइपरथायरॉयडिज्म है और कंट्रोल्ड है, अक्सर ऐसे पेशेंट्स को लो डोज पे शिफ्ट हो जाते हैं। अगर ट्रीटमेंट 1 ईयर भी चल गया लंबे समय पे, तो ज़्यादातर पेशेंट्स जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होते हैं विदाउट दवाइयाँ मैनेज हो जाते हैं। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करते हैं और प्रेगनेंसी में कोशिश करते हैं कि दवाइयाँ बंद कैसे ही काम चल जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी में इटसेल्फ
थायराइड हार्मोन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, वो तो दवाइयाँ लेने पे भी थोड़ी बहुत रिस्क है और अनकंट्रोल्ड पे थोड़ी रिस्क है, तो उसको मैनेज करके बड़ा फाइन टाइट्रेशन करना होता है। हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव होती है तुरंत टेस्ट करा के अपने एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बिना दवाइयों के मैनेज हो जाते हैं, या फिर दवाई की ज़रूरत है तो दवाइयों के टाइप चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ दवाइयों में रिस्क ज़्यादा है और कुछ में कम है। हमें यहाँ पे इस चीज़ को भी देखना है कि किन दवाइयों की रिस्क बेबी के लिए कम है, किन की माँ के लिए कम है, क्योंकि कई बार कुछ दवाइयाँ लीवर पे असर डालने की संभावना रहती है। तो यूजुअली 12 वीक तक अलग तरह की गोलियाँ यूज़ होती है प्रेगनेंसी में, और जब सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है तो गोलियों को वापस से चेंज करना पड़ता है अगर डोज की रिक्वायरमेंट आ रही है तो। ये तो ही हाइपरथायरॉयडिज्म जो पहले से डायग्नोस्ड है। अगर वो कंट्रोल नहीं है तो भी रिस्क रहती है कि जैसे सेम मिस्ड अबॉर्शंस, मिसकैरियज, बच्चे का डेवलप नहीं होना, ये सब रिस्क है जो अनकंट्रोल्ड हाइपरथायरॉयडिज्म में चलती है। बट एक है कि प्रेगनेंसी डायग्नोज हुई 6 वीक के आसपास पता लगा और हाइपरथायरॉयडिज्म या T4 ज़्यादा है, TSH कम है। यहाँ पे बड़ा हम कॉशियसली रिपोर्ट्स को एनालाइज करते हैं। सबसे पहले सिम्टम इंपॉर्टेंट है, सिम्टम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जैसे पल्पिटेशन होना, वेट लॉस होना, या फिर और भी कई बार हमें TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी भी करा के देखनी पड़ती है, क्योंकि कुछ % पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है, प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही होती है या फिर एक से ज़्यादा बच्चा है पेट में, तो भी कई बार ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है। तो कई बार ट्रीटमेंट हम देते नहीं हैं और वेट एंड वॉच करते हैं, अनलेस कि हम बिल्कुल श्योर हो कि ये प्रेगनेंसी की वजह से नहीं, ट्रू हाइपरथायरॉयडिज्म है या ग्रेव्स डिजीज है, जो भी है। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक तो दवाइयाँ भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है 100%। जब हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये इसमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। यूजुअली लो डोजेस से स्टार्ट करते हैं और जो भी सेफ़ ऑप्शंस अवेलेबल है उससे स्टार्ट करते हैं। दवाइयों की अगेन रिस्क रहती है, जो मैंने डिस्कस किया कि मिसकैरेज हो सकता है, और दूसरी चीज़ है बच्चे के डेवलपमेंट में कई बार ऑर्गन्स डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आती है, स्किन डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आती है। तो बट ये रिस्क ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा है, हाँ, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी से 2-3-4-5% बढ़ जाती है और प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ में ईजिली मैनेज किया जा सकता है। बस सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, थायराइड टेस्ट की, और टाइमली फॉलोअप हो। तो हमें इन सब बातों का प्रेगनेंसी में ध्यान रखना है। थायराइड हार्मोन एंड प्रेगनेंसी इसीलिए अलग से डिस्कस किया जाता है कि ये अलग रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल लोगों में थायराइड अनकंट्रोल रह जाए इतना नुकसान नहीं होता, प्रेगनेंसी में बड़ा स्पेशल केसेज है, तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद।